हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो भी हमारे बेसिक यूनिट सेल है, जैसे हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इन यूनिट सेल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ये लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके थे। और इन यूनिट सेल, जो भी हमारा क्यूब हमारा यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के अंदर इन एटम्स की पोजीशन, फॉर एग्जांपल सिंपल क्यूबिक में एटम्स की पोजीशन सारे कॉर्नर्स पे होती है, बॉडी सेंटर वाले के अंदर, बीसीसी के अंदर कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर पे होती है, एफसीसी के अंदर फेस सेंटर, सारे फेस सेंटर प्लस सारे कॉर्नर्स पे होती है। तो ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके थे और उसमें हमने रैंक बात करी थी, रैंक मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब इससे आगे हम बात करने वाले हैं कि एक तो है यूनिट सेल, उसकी खुद की लेंथ, और यूनिट सेल हमारा कैसा है, क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब है तो क्यूब की लेंथ कैसी होगी, लेंथ लो, ब्रेथ लो, हाइट लो, सब क्या होगी, एक ही होगी, वो उसको मैंने नाम दे दिया ए। और जो भी हमारा एटम है उसको हमने कैसे मान के चले, स्फीयर मान के चले, वो भले कॉर्नर पे हो, फेस सेंटर पे हो, बॉडी सेंटर पे हो, एज सेंटर पे हो, किसी भी पोजीशन पे लोकेटेड हो, सारे एटम्स की जो शेप है वो स्फीयर होती है। तो उनकी हमने जो रेडियस मानी है आर मानी है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में, एटम के रेडियस के बीच में और लेंथ ऑफ यूनिट सेल के बीच में या एज ऑफ यूनिट सेल के बीच में क्या रिलेशन है, वन बाय वन हम इनको देखेंगे, नहीं, ठीक है। तो हेडिंग में मैंने ये डाली, रिलेशन बिटवीन रेडियस, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, रेडियस, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम दैट इज आर एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल दैट इज ए, ठीक है। अब यहां से अब अगर हम बात करें तो मैंने यहां पर सबसे पहले लिया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एससी। तो सिंपल क्यूबिक मैंने कल भी बताया था जैसे लास्ट लेक्चर में कि हर एक कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, नहीं, हर एक कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने सारे नहीं बनाए, ठीक है, सारे एटम्स नहीं बनाए, मैंने सिर्फ क्या करे, अगर ये बेसिक हमारा यूनिट सेल है तो इस यूनिट सेल के अंदर कहाँ पर सारे कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे सिंपल क्यूबिक के अंदर। अब हमने बात करा है कि ये जो कॉर्नर्स पे एटम है, ये सारे एटम्स क्या करते हैं, अपने नेबरिंग एटम्स को क्या करेंगे, टच करेंगे, यानी, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैंने क्या करे, ये नीचे वाले दो ही एटम्स बनाए, नहीं, बस दिखाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस तरीके से छोटा बताते हैं कॉर्नर पे एटम, लेकिन ये एटम इतना छोटा नहीं होता है। ये इस यूनिट सेल के अंदर क्या हो रहे थे, एक दूसरे को टच कर रहे होते कहीं ना कहीं पे। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर एक एज पे में जो दो कॉर्नर बन रहे हैं, उन दोनों कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। क्योंकि एक ही टाइप के एटम्स होंगे तो इनकी ऑब्वियस सी बात है, रेडियस भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये आर है तो ये भी आर होगी। तो इस यूनिट सेल की एज लेंथ या लेंथ तो मैंने ले ली है क्या, ए, इसकी जो एज है उसकी लेंथ मैंने क्या ले ली, ए, और जो एटम है उसकी रेडियस मैंने क्या ले ली, आर। तो ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने इस डायग्राम में सिर्फ ये दो एटम्स बताए जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कहाँ पर, सेंटर पे टच करेंगे, इस एज के सेंटर पे, ठीक है। तो फ्री हैंड से बनाया, थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा हो या थोड़ा डिस्टेंस उधर लग रहा हो तो उसको ठीक है मैनेज कर लेना। लेकिन एक्चुअल में ये सिंपल यूनिट सेल है हमारे पास, सिंपल क्यूबिक है, उसमें 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम्स होते हैं और यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 एटम रिप्रेजेंट करे क्योंकि मुझे इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये जो, अगर ये ए है तो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ भी क्या होगी, ए होगी। इस ए एज लेंथ के अंदर एक रेडियस आर ये आ रही है और एक रेडियस आर ये आ रही है। मतलब अगर इसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है, मैं टोटल अगर बात करूं तो इस ए लेंथ के अंदर कितनी आ रही है, 2r रेडियस आ रही है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हुआ, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन क्या हुआ, a मस्ट बी इक्वल्स टू 2r, ठीक है, a मस्ट बी इक्वल्स टू 2r। ये किसके लिए, सबके लिए नहीं है, सबके लिए अलग अलग रिलेशन आएंगे। ये है सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के अंदर जो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल होगी वो ट्वाइस होगी रेडियस ऑफ एटम के जो उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल हमारा कैसा है, क्यूब है, तो इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट कर दूं, ठीक है। दैट मीन्स a इंटू ए विच इज इक्वल्स टू ए क्यूब।
और अगर मेरे को इसका वॉल्यूम रेडियस के टर्म में निकालना है तो क्या करूँ, ए की जगह क्या लिख दूँ मैं, 2r लिख दूँ, और इसका क्या कर दूँ, क्यूब कर दूँ, और ये कितना आ जाएगा 8r क्यूब। क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस तो वो होगा 8r क्यूब, और वैसे इसका वॉल्यूम अगर मुझे एज लेंथ दे रखी होगी तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। अच्छा, ये तो हुआ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, ये तो हुआ पूरा इस क्यूब का वॉल्यूम जो हमने a क्यूब या 8r क्यूब निकाला है। अब मैं बात कर रहा हूं, अब ऐसे ये जो स्फीयर है, ठीक है, ये ऐसे जो सारे एटम है ये पूरे के पूरे इस वॉल्यूम को तो ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब इधर वाला एटम आएगा तो वो इसको इधर से टच करेगा, इधर से टच करेगा, कुछ ना कुछ तो स्पेस वैकेंट रहती है, नहीं, ठीक है, 100% तो ऑक्यूपाई नहीं होती। तो अरेंजमेंट से भी मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो इन एटम्स का टोटल जो, अब इस अगर मैं बात करूं इस यूनिट सेल के अंदर एक एटम है, वो उसका देखेंगे तो कितना 1/8 पार्ट ही आता है कॉर्नर से। तो अभी के लिए जैसे 2D के लिए अगर मैं बताने के लिए बोल सकता हूँ कि ये वाला पार्ट ही इसके अंदर क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट इसके अंदर क्या आ रहा है, यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, बाकी तो बाहर जा रहा है नहीं, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर मैं बात करूँ तो इसका सिर्फ, ठीक है, इस फ्रंट वाली से मैं बता रहा हूँ, तो इतना ही पार्ट इसके अंदर आ रहा है। ये पार्ट इसके अंदर आएगा, ये पार्ट इसके अंदर आएगा। 3D में थोड़ा दिखाना मुश्किल है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा दिखाया कि ये पार्ट इसके अंदर आ रहा है, बाहर इस यूनिट सेल के बाहर जा रहा है, यहाँ इसके यूनिट सेल के बाहर जा रहा है नहीं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस यूनिट सेल के अंदर जितने भी ऐसे, ये कितने बताए मैंने, 2 एटम्स, ऐसे कितने होंगे, टोटल 8 एटम्स होंगे। तो उन 8 एटम्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा जो यूनिट सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, यानी वो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पता है ये हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो हमें पता है इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए इसके अंदर पहले तो नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने, यानी दैट मीन्स रैंक ऑफ यूनिट सेल, जो कि क्या होती है, या फिर ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एटम इन, या इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो V एटम लिख देता हूँ मैं, और ये लिख देता हूँ ठीक है। और इसका भी चाहो तो मैं नाम दे देता हूँ, इसको VSC लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको मैंने लिखा V सिंपल क्यूबिक, मतलब इस क्यूब का यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो है A क्यूब, और 2r का क्यूब कर दो तो कितना आ जाएगा 8r क्यूब, ठीक है। और V एटम निकालना है तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, कितने नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल के अंदर, और उस एक एटम का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, सही है। तो मेरे को ये पता लग जाए कितने नंबर ऑफ, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो वो क्या बताता है, रैंक ऑफ यूनिट सेल या Z से मुझे पता लग जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ एक, और जितने नंबर का, जितने भी उसमें एटम्स है उसमें से मुझे ये पता लग जाए कि उस एक एटम का वॉल्यूम कितना, तो उससे मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो यहाँ पे V एटम अगर मुझे कैलकुलेट करना है दैट मीन्स Z मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, और एटम को हमने कैसे माना, स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr क्यूब, और Z जो होता है, ठीक है, Z जो होता है SC के लिए कितना होता है 1, कैसे 8 कॉर्नर से, ठीक है। तो 8 तो मैं नंबर लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाई, मतलब 8 तो लोकेशन हुई, और उस लोकेशन का पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/8, तो 8 इंटू 1/8 1 ही आएगा, इंटू 4/3 πr क्यूब, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ जो एटम है वो है 4/3 πr क्यूब। क्लियर है।
तो ये आ रहा है हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स आ गया मेरे पास, और यहाँ पर आ गया मेरे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, 8r³। ये बात करी मैंने किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। इसी तरीके से हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी करें, फिर मैं इसको रब करके दूसरा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखें, वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लेना। अब मैं बना रहा हूँ ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक, जिसको BCC भी बोलते हैं। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, ठीक है, उसकी खास बात क्या होती है कि इसके अंदर कॉर्नर वाले एटम्स तो एक दूसरे को टच नहीं करते, ये बात मैं, ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी एक बार पहले बता चुका हूँ। इसके अंदर कॉर्नर प्लस कहाँ पर प्रेजेंट होता है एटम्स, बॉडी के सेंटर पे। तो कॉर्नर प्लस जो बॉडी के सेंटर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, तो बॉडी सेंटर में जो एटम है वो सारे कॉर्नर्स वाले एटम को टच करता है, लेकिन कॉर्नर वाले एटम्स कोई भी एक दूसरे को आपस में टच नहीं करता है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर के अंदर जो एटम होते हैं, ठीक है, तो इसमें लिख लेना एटम्स प्रेजेंट along body diagonal touch each other। और कौन कौन से होते हैं, दैट इज कौन कौन से, दो एटम तो होते हैं कॉर्नर वाले और एक होता है बॉडी सेंटर वाला है, दैट इज 2 atoms of corner and 1 atom of body center। ठीक है, किस तरीके से अरेंजमेंट होता है इसमें, ठीक है। इसके जो बॉडी सेंटर पे एटम्स होते हैं, है ना, तो मैं इसका क्या बना लेता हूँ, बॉडी डायगोनल बना लेता हूँ। ये कॉर्नर, इसका अपोजिट कॉर्नर ये, ठीक है। ये मैंने मान लिया ये है इसका बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर का हाफ और ये बॉडी सेंटर का हाफ, कॉर्नर और हाफ, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। और इसको, ठीक है, इस तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये मेरी है बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल का है
ठीक है, सेंटर। तो हमें पता है अगर मैं नॉर्मल अरेंजमेंट बताऊं, एक यूनिट सेल के अंदर बीसीसी के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, तो उसके एटम्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि 8 कॉर्नर्स पे तो एटम होंगे, साथ में एक बॉडी सेंटर पे भी होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए 8 कॉर्नर और ये है इसका बॉडी सेंटर। तो इस तरीके से 8 कॉर्नर प्लस एक बॉडी सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये पहले जैसे सिंपल क्यूबिक था, सिंपल क्यूबिक के एक सेंटर में जाके मैंने एक एटम और रखा, तो एक एटम जैसे रखूंगा तो एटम्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे सारे, मतलब एक दूसरे को जो टच कर रहे थे पहले अब टच नहीं करेंगे। अगर मैं इधर एक और एटम बनाता हूँ, ठीक है, इधर एक और एटम बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये इसको बॉडी सेंटर पे जो एटम है इसको तो टच करेगा, लेकिन ये दोनों आपस में टच नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी एक और एटम बना देता हूँ मैं, ठीक है, तो ये इस बॉडी सेंटर पे इसको तो टच करेगा, लेकिन ये इसके टच में नहीं होगा, ना इसके टच में होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये। तो अभी मैंने क्या करा, सिर्फ ये एटम बनाया, ये बॉडी सेंटर वाला बनाया और ये वाला बना दिया नहीं। ठीक है, सारे नहीं बनाए क्योंकि इतना बड़े बड़े दिखाऊंगा तो थोड़ा, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सिर्फ ये 3 मैंने बताए जो, और ये तीनों के साथ है क्योंकि ये तो बॉडी के सेंटर पर आ रहा है, और बॉडी के सेंटर से कौन पास होता है, बॉडी डायगोनल पास होता है नहीं। ठीक है, तो ये येलो कलर की मैंने बनाई है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल के ऊपर इस कॉर्नर पे कौन आएगा, एक और एटम आएगा और एक और एटम आएगा। तो ये बॉडी डायगोनल का ये सेंटर है और ये कॉर्नर है, इन दोनों का जो सेंटर है ये वाला, यहाँ पर एक दूसरे को टच करते हैं, कौन सा, कॉर्नर वाला और बॉडी सेंटर वाला एटम। इसी तरीके से इधर कॉर्नर और बॉडी सेंटर का, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर टच करेंगे दोनों एटम्स, कौन से, कॉर्नर और बॉडी सेंटर। ठीक है, तो हमें तो क्या चाहिए, एज लेंथ और किसके बीच में, रेडियस ऑफ एटम के बीच में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। क्या रिलेशन होगा, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कहाँ पर ये दो टच कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक में तो कॉर्नर वाले टच करते हैं, लेकिन बीसीसी के अंदर, बॉडी सेंटर के अंदर कॉर्नर वाले टच नहीं करते। हाँ, बॉडी डायगोनल के अलोंग बॉडी सेंटर, क्योंकि बॉडी सेंटर से सारे, ये ऐसा नहीं सिर्फ इन दो से ही टच होगा, ये वाला इन दोनों से भी टच होगा, इन दोनों से भी टच होगा। आ रही बात समझे, क्योंकि ये हमारे पता है कितनी बॉडी डायगोनल होती है, ठीक है, 4 बॉडी डायगोनल होती है। तो 4 बॉडी डायगोनल में देखो 8 एटम्स आ जाएंगे। देखना कैसे, एक बॉडी डायगोनल आएगी यहाँ से, यहाँ जो मैंने बनाई ये दोनों हो गए कवर, ठीक है, फिर एक बॉडी डायगोनल आएगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक, तो ये दोनों हो गए कवर। एक बॉडी डायगोनल आएगी यहाँ से यहाँ, ये दोनों हो गए कवर। एक बॉडी डायगोनल यहाँ से यहाँ, तो ये हो गए। तो हर एक बॉडी डायगोनल पे कॉर्नर वाले 2 और एक सेंटर वाले को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सारे कॉर्नर्स वाले एटम बॉडी डायगोनल को तो टच कर रहे हैं, लेकिन सारे कॉर्नर्स आपस में कोई भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। ये ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा। क्लियर है, अब बढ़ते हैं हम आगे इसमें। तो इसमें हमने सेम वही करना है, क्या रिलेशन होगा। तो रिलेशन निकालने के लिए वहाँ पर तो मेरे पास सिंपल मिल गया था, चीज़ तो वही है कि अभी भी जो लेंथ है, ठीक है, ये ए, एज लेंथ ऑफ ए इस क्यूब की अभी भी वही है ना, और जो रेडियस ऑफ एटम है, ठीक है, ये रेडियस जो है इसकी ये आर है अभी भी एटम की, ठीक है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, ये अभी भी आर है रेडियस, ठीक है, छोटा बड़ा हो गया तो मैनेज कर लेना, फ्री हैंड से बनाया थोड़ा सा ना। तो ये आर है रेडियस, ये अभी भी ए है। ए और आर के बीच मुझे रिलेशन निकालना है। तो मुझे ये तो पता लग गया, देखना यहाँ से ये डिस्टेंस आर, यहाँ से ये डिस्टेंस आर, यहाँ से डिस्टेंस आर, यहाँ से डिस्टेंस आर, तो आर 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 4 आर आ रहा है बॉडी डायगोनल पे यानी। और बॉडी डायगोनल की लेंथ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, कितनी होती है, √3a। फेस डायगोनल होता है √2a और बॉडी डायगोनल होता है √3a। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं जो मेरे पास बॉडी डायगोनल है वो है √3a, और ये जो √3a है, ठीक है, इसके ऊपर कितना आ रहा है, 4 आर आ रहे हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हो, एक ये आधा और आधा, मतलब 2 पूरे एटम्स इसको टच कर रहे हैं, यानी 4 आर आ जाएगा। तो ये इसका रिलेशन हुआ किसके लिए,
BCC के लिए, बॉडी सेंटर के लिए कि एज लेंथ और इसमें क्या रिलेशन है, तो √3 = 4r। और सिंप्लिसिटी के लिए इसको चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एक एक टर्म में मैं लिखना चाहूँ तो 4/√3r हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे निकालना सेम, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ BCC मतलब इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, A³ होगा, और R के टर्म्स में अगर मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 4/√3 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3√3, और ये हो जाएगा R³। ये तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन टर्म्स ऑफ R। और यहाँ पर अगर मैं निकालूँ वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालूँ इसमें, तो यहाँ पे Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे जो Z होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ये भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। BCC के अंदर कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं, 2। कैसे, कॉर्नर का पार्टिसिपेशन 8 कॉर्नर्स, ठीक है, तो 8 इंटू पार्टिसिपेशन ऑफ 1 एटम एट कॉर्नर 1/8, तो 8 इंटू 1/8 कितना आएगा 1, और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन पूरा कितना होता है 1, तो 1 + 1 कितना आएगा 2। तो Z ऑलरेडी लास्ट लेक्चर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू, क्योंकि स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, स्फीयर है क्योंकि, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³, तो ये हो जाएगा 8/3 πr³, ठीक है। वॉल्यूम R के टर्म्स में क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे काम आएगा जब हम इनकी एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करेंगे 1 by 1, ठीक है। तो अभी मैं पहले रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन, साथ में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ R और टोटल वॉल्यूम्स ऑफ एटम्स में कैलकुलेट करता चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये दूसरे हमारे यूनिट सेल के लिए हो गया है, तो इसको कॉपी करें वीडियो पॉज करके। फिर हम बात करते हैं थर्ड के लिए, FCC फेस सेंटर के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए FCC के अंदर, FCC के अंदर जो एटम्स की लोकेशन है, ठीक है, FCC के अंदर जो एटम्स की लोकेशन होती है वो होती है सारे कॉर्नर प्लस सारे फेस सेंटर पे, सारे कॉर्नर प्लस सारे फेस सेंटर पे होती है। अब FCC के अंदर भी सेम कहानी, क्योंकि हमने क्या करा, हर एक फेस सेंटर पे एक एटम रख दिया, और जैसे ही फेस सेंटर पे एक एटम रखा, ठीक है, जो कॉर्नर्स के एटम एक दूसरे को सिंपल क्यूबिक में जैसे टच कर रहे थे, वो एक दूसरे को टच करना क्या हो गया, बंद कर गए, उनके बीच में थोड़ा सा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो फिर यहाँ पर क्या टच कर रहे हैं वो हमें देखना है नहीं, तो थर्ड लिखते हैं हम, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको FCC भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एटम्स प्रेजेंट along one face center touches each other. That is, two atoms of corner and one face center. ठीक है, कैसे होगा तो देखते हैं इसमें। ठीक है, एक एक फिगर को मैं बार बार बना रहा हूँ, और इसलिए बना रहा हूँ कि जब आप बनाओ अपने नोट्स में, ठीक है, तो क्लियरली बनाना उनको, क्योंकि खुद अपने हाथ से समझ के बनाओगे और क्लियर बनाओगे तो आगे आपको समझ में आएगा, देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई अननेसेसरी ज़्यादा बन रहे तो आप स्किप कर देना, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत है
वो डायग्राम तो बना ही लेना, ठीक है। ये वाले तो बनाना, ये तो मैं सिर्फ बताने के लिए नीचे की कहाँ कहाँ पे लोकेशन होती है। तो फेस सेंटर पे आपको पता है कॉर्नर, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव है तो कॉर्नर पे तो आएंगे ही आएंगे, प्लस एफसीसी के अंदर जैसे इसका नाम है तो फेस के सेंटर पे भी आएंगे। तो फेस के सेंटर पे मैं दूसरे, ये टॉप की फेस हो गई, ये बॉटम वाली हो गई, ये लेफ़्ट वाली फेस हो गई, ये राइट वाली हो गई, ठीक है, और ये बैक वाली फेस हो गई और ये फ्रंट वाली फेस हो गई, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने बोला है कि एक फेस सेंटर पे जो हमने एटम रखा है, तो अब एक फेस डायगोनल खींचो। जैसे इस लेफ्ट वाले फेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप फेस डायगोनल खींचो, तो ये कॉर्नर वाला एटम, फेस सेंटर पे एटम और ये कॉर्नर, ये तीनों एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब आपस में ये इसको टच करेगा और ये इससे इधर टच करेगा। या फिर ये कॉर्नर वाला एटम, ये फेस सेंटर और ये आपस में टच करेंगे। या राइट वाली फेस ले लो, टॉप वाली ले लो, बॉटम वाली लो, बैक लो, फ्रंट लो, कोई से भी लो, ठीक है। एक ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा समझने में आसान हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बनाया, पहले तो मैं बना लेता हूँ फेस डायगोनल। तो ये हो गई मेरी फेस डायगोनल हो गई। ये इसको मैंने फेस सेंटर लिया, इसका ये हाफ ले लिया, इसका ये हाफ ले लिया, ठीक है। फिर ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे को टच करेगी। एक फेस पे लिया मैंने, फिर से वही बात कि इसकी जो एज लेंथ है वो तो अभी भी क्या है, ए ही है, और एटम की जो रेडियस है, ठीक है, वो अभी भी क्या है, आर ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब वापस से देखें तो यहाँ से आर, ये आर, फिर आर, मतलब ये तो पूरी 2r हो गई, ये आर और इधर आर, मतलब वापस से 4r एक फेस डायगोनल को कवर कर रहा है, ठीक है। और फेस डायगोनल कितना होता है, √2 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो फेस डायगोनल होता है √2a होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें पता है कि फेस डायगोनल जो √2 है, तो इस √2a डिस्टेंस पे कितने 4r कवर या 4r डिस्टेंस सारे टच कर रहे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये इसके साथ टच करेगी, ये इसके साथ टच करेगी, ये इसके साथ भी टच करेगी, ये इसके साथ भी टच करेगी, ठीक है। लेकिन ये और ये आपस में टच नहीं करेंगे, ये और ये आपस में टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर r के टर्म्स में a की वैल्यू निकालूँ तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4/√2r, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल्स टू 2√2r, ठीक है। इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, और √2 से क्या हो जाएगा, ये √2 × 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 2√2 लिख दिया। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल का निकालूँ तो वो कितना होगा, a3, और r के टर्म्स में निकालूँ मैं तो 2√2 × r का क्यूब, दैट मीन्स 4 और 4 × 2 = 8, और ये हो जाएगा 8r, सॉरी क्यूब है ना, तो ठीक है। पीछे कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेना, कहीं अगर मैंने गलती कर दी हो, क्यूब है, मेरे ध्यान नहीं दिया होगा तो अगर देख लेना, है ना। ये हो जाएगा, क्यूब करेंगे 8 का तो 2 का तो क्यूब हो जाएगा 8, और इसका क्यूब करेंगे तो 3 बार √2 मतलब 2√2, तो 8 × 2 = 16 √2,
ये हो जाएगा 16√2 इंटू आर क्यूब। ठीक है, पीछे भी देख लेना, फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई कैलकुलेशन में गलती हुई हो तो चेक कर लेना है। नहीं क्लियर है? ठीक है, फिर उसके बाद अब आ जाए, ये तो हुआ एफसीसी का, फिर आ जाए वॉल्यूम, है ना। फिर आ जाए आप वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स की बात अगर है हम तो Z इंटू और वॉल्यूम ऑफ वन एटम, और Z क्या होगा एफसीसी के केस में, कॉर्नर्स के सारे मिला के 8 इंटू 1/8 1, और 6 फेस सेंटर है तो लोकेशन होगी 6 इंटू एक फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, तो 6 इंटू 1/2 3, तो 1 + 3 4, टोटल Z हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 16/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लास्ट बीसीसी के अंदर भी चेक कर लेना। बीसीसी के अंदर यहाँ पर, क्योंकि ठीक है मैं याद कर देता हूँ, अगर मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं सही था या नहीं था, मतलब √3a ये रिलेशन तो कंफर्म है, इज इक्वल्स टू 4r आएगा, तो a इक्वल्स टू 4/√3r आएगा। ठीक है, तो जब वॉल्यूम निकाला होगा हमने बीसीसी का तो वो होना चाहिए a क्यूब, मतलब 4/√3 का क्यूब होना है, सॉरी 4/3 r का क्यूब, दैट मीन्स 4 का क्यूब तो मैंने 64 ही लिखा है, और इसका क्यूब कितना हो जाएगा 3√3 आर क्यूब। ठीक, क्रॉस चेक कर लेना, मुझे याद नहीं क्या यही निकला था, नहीं निकला तो इसको सही कर लेना, है ना। कितना होगा √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3, 64/√3 आर क्यूब, किसके लिए, ये बीसीसी के लिए। ठीक है, तो छोटी मोटी कोई हो जाए मिस्टेक तो एक बार खुद से ऑटो करेक्ट कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं कई बार हो जाता है लेक्चर रिकॉर्ड करते समय। ठीक है, कोई सामने कोई बच्चा बैठा नहीं है, कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर क्यूब मिस हो जाता है तो हमें कोई बताने वाला नहीं। ठीक है, अगर मुझे देख लिया तो मुझे ध्यान आ गया, नहीं आया तो फिर वो रह जाता है सब। तो 3 चीज़ें हमने देखी है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और एफसीसी। ठीक है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी के अंदर एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल और रेडियस ऑफ एटम के बीच में हमने रिलेशन देखा है। फिर हमने इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम, इन टर्म्स ऑफ आर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देखा है, और वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम्स देखा है। नहीं, ठीक है, तो ये सारे जो रिजल्ट हमने निकाले अब ये बार बार यूज़ होंगे, और इसी से हम आगे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तीनों यूनिट सेल्स की। ठीक है, तो इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने पैकिंग एफिशिएंसी, जिसको ईटा से ठीक है रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिखा परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इनसाइड यूनिट सेल ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। टोटल जितना वॉल्यूम है यूनिट सेल का, ठीक है, उस टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में से कितने वॉल्यूम को जो एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है, एक यूनिट सेल के अंदर जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाती है। और एफिशिएंसी मतलब परसेंटेज के फॉर्म में बताते हैं तो इनटू 100 करना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है वो हमें पता होना चाहिए, और उस यूनिट सेल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, 1 है 2 है 4 है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो कितना टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। इसी तरीके से एक वर्ड कई बार हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको पैकिंग एफिशिएंसी सी के फॉर्म में ना मिलके, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्म में ना मिलके कई बार हो सकता है इस तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन लिख दिया अगर, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। एफिशिएंसी परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है, और फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन किस में से, मैक्सिमम 1 हो सकता है फ्रैक्शन के लिए, 1 में से कैलकुलेट किया जाता है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पता होना चाहिए आपको,
और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता होना चाहिए, सेम ही फॉर्मूला है, बस इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे, अपना आप वो फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बस दोनों में ये डिफरेंस है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब हमें पता है क्योंकि फ्रैक्शन में 1 से कम ही आएगा और ये भी 100 से कम आएगा, कि जितना वॉल्यूम टोटल यूनिट सेल का क्यूब का है, जितना टोटल वॉल्यूम उस क्यूब का है, उस क्यूब के अंदर एटम्स पूरी कोई स्फेरिकल है, और स्फेरिकल स्फीयर भी कितने आप भर लो। ठीक है, या आप कोई कार्डबोर्ड लो, क्यूब लो या क्यूबॉइड टाइप का डिब्बा लो और उसके अंदर बॉल्स फिल करना शुरू करो, तो बॉल्स एक दूसरे को एक के ऊपर एक रखोगे तो भी उसके बीच में कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, स्पेस तो रहती है। ठीक है, हाँ, स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगुलर आप बॉक्स के अंदर वैसे ही रेक्टेंगुलर कुछ पीसेस या स्क्वायर पीसेस आप रखते तब तो वो मैक्सिमम स्पेस को कवर करता है, लेकिन स्फेरिकल अगर वो उसमें आपने बॉल से फिल करी है तो ठीक है, आप उसके अंदर क्या होगा, देखो कि स्पेस खाली है। ठीक है, या हम शॉप्स वगैरह के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हम चॉकलेट्स वगैरह देखते हैं। ठीक है, पुरानी छोटी छोटी राउंड चॉकलेट जो आती है वो भी जब उसके अंदर डालते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस खाली रहती है बीच बीच में, तो सेम वही कहानी, तो स्पेस तो कुछ खाली रहेगी, वैकेंट तो रहेगा, उसको हम बोलते हैं वॉइड्स। ठीक है, कौन से वॉइड्स होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी इतना हम पहले इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर इसकी अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो इसकी एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक की निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अभी कैलकुलेट करा है हमने कि अब समझ में आ रहा होगा क्यों करा, एक ही आर के, अगर ये ए में के फॉर्म में होता है या आर के फॉर्म में होता है तो कैंसिल आउट नहीं होता, इसलिए मैंने क्या करा, इस वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को भी किसके आर के टर्म में क्या करा था, कन्वर्ट कर लिया था। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑक्यूपाई इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट करा था और उसकी वैल्यू आप चेक कर लेना कितनी आ रही है। ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करी थी 4/3 पाई आर क्यूब होगी, है ना। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, सही है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ आर जब हमने कैलकुलेट करा, ये कैलकुलेट होकर आया था 8R क्यूब, 8R क्यूब, और क्योंक/, परसेंटेज की फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से 2, 3/2 पाई, इस तरीके से। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी, ठीक है, वो 52.4 समथिंग आपको या 52.5 समथिंग आएगी, लेकिन ठीक है, इसको हम कंसिडर कितना करते, 52% ही कंसिडर करते राउंड ऑफ करके। ठीक है, इन जनरल आपको बुक्स वगैरह में हो सकता है 52.4 या 6 लिखा हो, 5 लिखा हो, लेकिन इन जनरल हम इसको 52% ही लिखते इन जनरल। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी मतलब ऑलमोस्ट आधी ही स्पेस ऑक्यूपाई करते एक क्यूब यूनिट सेल के अंदर, जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, सिंपल क्यूबिक के अंदर। तो जो कॉर्नर्स वाला एटम्स है, इफेक्टिव नंबर एक एटम है और वो एक एटम उसके अंदर क्या, आधी स्पेस, 52 मतलब 50 से जस्ट थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट आधी स्पेस को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। रिमेनिंग जो 48% है वो स्पेस वाइड या वैकेंट रहती है एक यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकेंड BCC की, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसके अंदर इसकी एफिशिएंसी हमें निकालनी है। तो सेम फॉर्मूला तो वही है, टोटल एटम्स का वॉल्यूम निकाल लो और टोटल जो भी यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो लिख दो इन टर्म्स ऑफ रेडियस, और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर ले। तो एटम्स का वॉल्यूम कितना आएगा टोटल, अभी हमने कैलकुलेट करा था, वो आ रहा था 8/3 पाई आर क्यूब। ये तो है 8/3 पाई आर क्यूब, इसमें एक एटम था, इसमें 2 आ गए तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, वैसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ आर वो कितना होता है, 64/3 रूट थी। ठीक है, मैंने करेक्ट करवाया था, आई थिंक वो सही था या नहीं था वो चेक कर लेना एक बार।
ठीक है, लेकिन मैंने बाद में एक बार वापस से 64/3/3√3 क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके, तो ये कैलकुलेट होके आता है 68%। दैट मीन एक सेंटर पे प्रेजेंट होता है इसके अंदर एटम, और एक बाकी 8 एटम कॉर्नर्स पे होते हैं जिनमें 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है, और सेंटर वाले का पूरा अपने आप में कंट्रीब्यूशन होता है। और इसकी जो ये परसेंटेज है, ठीक है, मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इसकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, वो एफिशिएंसी कितनी हो जाती है 68% होती है किसके अंदर, BCC के अंदर, और सिंपल क्यूबिक के अंदर 52%। मतलब BCC की एफिशिएंसी या उसमें पैकिंग एफिशिएंसी या एटम्स जिस तरीके से जिस अरेंजमेंट से BCC के अंदर एटम्स रखे जाते हैं, वो बेटर वे है एटम को एडजस्ट करने का एज कंपेयर टू सिंपल क्यूबिक, ठीक है, क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा वेस्ट हो रही है, ज़्यादातर स्पेस क्या रह जा रही है, वैकेंट रह जा रही है। थर्ड और लास्ट अगर हम देखें FCC की बात करें, फेस सेंटर क्यूबिक, दैट इज FCC, ठीक है। तो अगर इसकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, तो एफिशिएंसी ऑफ FCC इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ जो एटम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करा था अभी, टोटल 4 एटम होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट 16/3 पाई r³ हो जाएगा ये तो। और r के टर्म्स में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करा था, ठीक है। r के टर्म्स में जो वॉल्यूम था वो था 16√2 r³, वो था 16√2 r³ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट होकर आता है 74%, ठीक है। तो आया कैसे कैलकुलेट करके, तो वैसे हमने इसको बता दिया, फिर भी ठीक है, वैसे तो इतनी बार बार यूज़ हो गया कि आपको याद ही होगा, तो डायरेक्ट याद भी होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक की एफिशिएंसी 52% होती है, बॉडी सेंटर की 68% और FCC की 74%। दैट एफिशिएंसी इज मैक्सिमम अमंग ऑल, ठीक है। जो भी हमारे पास पैकिंग है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो पैकिंग होती है, जिसमें स्पेस कम से कम वेस्ट हो, सबसे ज़्यादा जो अच्छा अरेंजमेंट होता है एटम्स को पैक करने का, रखने का, वो होता है फेस सेंटर्ड के अंदर। किस तरीके से होता है अरेंजमेंट वो भी हम आगे बात करेंगे। तो ये होता है कितना 74%, जो कि नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। इसको ही हम कई बार CCP भी बोलते हैं, और HCP हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग जो होती है, HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, उसके अंदर भी HCP की भी पैकिंग 74 होती है। मतलब HCP हो या FCC हो या CCP हो, सबकी 74 होती है। तो CCP क्या है, FCC क्या, उनकी HCP क्या, उनकी बात हम आगे करेंगे। तो ये अभी 3 जो एफिशिएंसी है, 3 हमारे जो अभी तक हमने यूनिट सेल पढ़े उनकी हमने बात करी है, कैसा है इसको हमने कैलकुलेट करा, ठीक है। तो इसको एक बार आप कॉपी कर लें।